हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो रैपिड रिवीजन एओ के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला रिवीजन जो है अकाउंट ऑफ कंपनीज का। और अकाउंट ऑफ कंपनीज के अंदर सेक्शन है 128 से लेकर 138 तक। इसमें 132 एनएफआरए का है और 135 सीएसआर का है। सीएसआर का अलग रख लेंगे और एनएफआरए का मैं इसमें आखिरी में करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 128 से 128 बात करता है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कहता है सर हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बनाएंगे जब आप तो आपको मानने पड़ेंगे, एक तो एक्रूवल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। बनाने के बाद आप इसे अपने पास रखेंगे या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में या किसी और जगह। अगर किसी और जगह रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा और बोर्ड रेजोल्यूशन जब आप पास करेंगे अगले 7 दिन के अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। वो जगह इंडिया में होनी चाहिए। साथ में आप उसे संभाल के रखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 8 साल तक। अप टू 8 years यू हैव टू प्रिजर्व द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रख रहे हैं, जो बुक्स आप रख रहे हैं, वो आप इलेक्ट्रॉनिक भी रख सकते हैं, फिजिकल भी रख सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आप रखते हैं तो आपको 7 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, वो रिकॉर्ड्स इंडिया में एक्सेसिबल होने चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने बनाए हैं वैसे ही आप रखेंगे, अनऑल्टर्ड। तीसरी बात, जैसे आपको ब्रांच से मिले हैं वैसे ही आप रखेंगे, अनऑल्टर्ड। चौथी बात, जो भी इंफॉर्मेशन आपने बनाई है वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए, लेजिबल फॉर्म में। पांचवी बात, देयर मस्ट बी प्रॉपर सिस्टम ऑफ डिस्प्ले, प्रिंट आउट, रिट्रीवल, स्टोरेज। छठवीं बात कि आप बैकअप लेंगे रेगुलर बेसिस पे सर्वर्स में, वो सर्वर्स फिजिकली इंडिया में लोकेट होने चाहिए। और सातवीं बात, अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की मदद ले रहे हैं, कोई आईटी कंपनी है, तो सर्विस प्रोवाइडर का नाम, उसका आईपी एड्रेस, उसकी लोकेशन आप आरओसी को एनुअल बेसिस पे बताइए, ठीक है ना। तो ये तो हो गई जी 128 की बात। इसमें एक दो बातें बस और ध्यान रखिए। 128 के अंदर कहता है जी इंस्पेक्शन कर सकते हैं बुक्स का, डायरेक्टर के पास राइट है इंस्पेक्शन करने का। तो डायरेक्टर बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, चाहे वो इंडियन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो या फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एफएफआई और आईएफआई। डायरेक्टर अपनी जगह किसी एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है, एजेंट भी उसके बिहाफ में इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, एजेंट फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर पाएगा। एजेंट के पास सिर्फ और सिर्फ राइट होगा इंडियन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ठीक है ना। एक बात, आखिरी बात और ध्यान रखें कि जो भी ट्रांजैक्शंस ब्रांच के अंदर होंगे, एक ब्रांच की जिम्मेदारी बनती है कि ब्रांच समराइज्ड रिटर्न्स बनाकर रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजेगा। ये ब्रांच की जिम्मेदारी है, चाहे ब्रांच इंडियन ब्रांच हो या फॉरेन ब्रांच। समराइज रिटर्न्स आपको बनाने हैं और भेजने ही भेजने हैं। इंडियन ब्रांच के लिए रीजनेबल इंटरवल दिया हुआ है, फॉरेन ब्रांच के लिए क्वार्टरली इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है ना। आखिरी में आती है पेनाल्टी। पेनाल्टी कहती है सर अगर किसी भी एमडी, होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ या पर्सन ऑथराइज्ड ने अगर डिफॉल्ट किया तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। इसमें ना क्वांटम ऑफ पेनाल्टी तो हम वैसे भी डिस्कस नहीं करते। इसमें एक बात समझने वाली है कि पेनाल्टी इन चारों पे लगेगी। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी भी इन चारों के ऊपर है। चार लोग कौन कौन से, फिर से पूछ रहा हूं, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ और पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। 4 लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें ही बुक संभालनी पड़ेगी। तो 128 कंप्लीट है जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 129 की। 129 कहता है जब आप फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो आपको एएस भी मानने हैं, स्केड्यूल 3 भी मानना है, कंपनी को मानना पड़ेगा। लेकिन 3 तरह की कंपनी एग्जेम्प्टेड है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ये दोनों चीजें नहीं माननी। साथ में एक बात ध्यान रखिए, जो भी होल्डिंग कंपनीज हैं उसे अपने फाइनेंशियल्स के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मानने और बनाने पड़ेंगे। कंसोलिडेटेड में होल्डिंग की भी जानकारी आएगी, सब्सिडरी की भी जानकारी आएगी, एसोसिएट की भी जानकारी आएगी। जो अकेले होल्डिंग के बनेंगे उसे बोलेंगे स्टैंड अलोन, जो तीनों के मिलकर बनेंगे उसे बोलेंगे कंसोलिडेटेड। ध्यान रखें 2-3 बातें। स्केड्यूल 3 एएस स्टैंड अलोन के लिए भी जरूरी है, कंसोलिडेटेड के लिए भी जरूरी है। और जब एजीएम में स्टैंड अलोन मेंबर के सामने प्रेजेंट करेंगे आप तो कंसोलिडेटेड को भी प्रेजेंट करेंगे। मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी सेम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मानना है, स्केड्यूल 3 एएस, और वो भी वैसे ही प्रेजेंट होंगे एजीएम में जैसे कि स्टैंड अलोन प्रेजेंट होते हैं। साथ में एक बात ध्यान रखिए, आपको एएस तो मानना ही पड़ेगा। अगर आप एएस नहीं मानते तो उसके 2 कॉन्सिक्वेंस हैं। पहला है डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर कहाँ देंगे? डिस्क्लोजर देंगे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। 3 बातें बताएंगे, नेचर ऑफ डेविएशन, रीजन ऑफ डेविएशन, इफेक्ट ऑफ डेविएशन। नेचर, रीजन, इफेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, अगर एएस नहीं मानते तो पेनाल्टी भी आपके ऊपर लगेगी 129 वाली, ठीक है ना। एक लास्ट बात ध्यान रखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
अधिकार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकती है इस सेक्शन 129 से, अगर उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे कर सकती है या किसी के एप्लीकेशन पे भी कर सकती है, सुओ मोटो भी कर सकती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकती है। ये है 129। अब आते हैं 130 में। 130 कहता है सर सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी या कोई और अथॉरिटी, 4 लोग, इनको अगर ऐसा लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल में फ्रॉड हुआ है या फिर कंपनी के अफेयर्स के अंदर मिसमैनेजमेंट है जिससे डाउट होता है कि फाइनेंशियल भी गड़बड़ होंगे, 2 केस, फाइनेंशियल गड़बड़ है या तो मिसमैनेजमेंट है जिससे डाउट होता है कि फाइनेंशियल गड़बड़ होंगे, तो ये चारों लोग जा सकते हैं एनसीएलटी के पास। बोलेंगे सर हमें इनके फाइनेंशियल्स की रीओपनिंग और रिकास्टिंग करवानी है, तो एनसीएलटी ही ऑर्डर करेगा तभी रीओपनिंग रिकास्टिंग होगी, अदरवाइज आप किसी भी कंपनी की बुक्स को रीओपन रिकास्ट नहीं कर सकते बिना एनसीएलटी से पूछे। तो ये एप्लीकेशन देंगे एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी इनको एक नोटिस देगा, इनकी बात कहने का मौका मिलेगा, उसके बाद फाइनली एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा। एक बात ध्यान रखिए, रीओपनिंग रिकास्टिंग मैक्सिमम 8 साल के फाइनेंशियल की ही हो सकती है, उससे ऊपर की नहीं। हाँ इतना जरूर है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बोला हो कि भाई आपने 8 साल से ऊपर के फाइनेंशियल संभाल के रखने हैं, तो फिर आप 8 साल से ऊपर की रीओपनिंग रिकास्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज रीओपनिंग रिकास्टिंग 8 साल की ही होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 130, मैं इसे कहता हूं 130 को कंपल्सरी रीओपनिंग, 131 वॉलेंटरी है। 131 क्या बोलता है जी, 131 कहता है सर अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल्स बनाते वक्त उसने 129 नहीं माना एएस वगैरह, या बोर्ड रिपोर्ट बनाते वक्त उसने 134 134 नहीं माना, तो फिर बोर्ड एनसीएलटी के पास जाएगा, बोलेगा सर हमें पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करना है, प्लीज हमें परमिट करो। वहां पे 8 साल के हो रहे थे, यहाँ पे 3 साल, वहां पे सिर्फ फाइनेंशियल थे, यहाँ फाइनेंशियल या बोर्ड रिपोर्ट दोनों, वहां पे वो चारों अथॉरिटी जा सकते थे, यहाँ बोर्ड खुद जा सकता है, तो वो कंपलसरी था और ये वॉलेंटरी है। वो 130 था और 131 है। एनसीएलटी नोटिस देगा उन्हीं 4 लोगों को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि रिवीजन करना चाहते हैं, आपको ऑब्जेक्शन है क्या, अगर ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन बताइए, नहीं तो फिर एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। ये है 131। मैंने आपसे पहले भी कहा 132 में बाद में करवाऊंगा आखिरी में। अब आते हैं 133। 133 कहता है जी एएस कैसे बनेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन एनएफआरए भी देगा, आईसीएआई भी देगा, लेकिन भारत सरकार एएस बनाएगी एनएफआरए से कंसल्ट करके। ठीक है ना। दूसरी बात, जब तक नए एएस नहीं बन जाते एनएफआरए वाले, तब तक पुराने एएस ही चलते रहेंगे। ठीक है ना। ये है 133। अब आते हैं 134 में। देखो जी 134 के अंदर ना मेजर 3 बातें ध्यान रखिए आप। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइनिंग, दूसरा बोर्ड रिपोर्ट का बनना, तीसरा बोर्ड रिपोर्ट की साइनिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कौन करेगा, बोर्ड करेगा ऑथराइज, लेकिन बोर्ड तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बोर्ड के बिहाफ में साइन करेगा चेयरमैन। अगर चेयरमैन नहीं कर पाता, ध्यान रखना, 2 डायरेक्टर, 1 शैल बी एमडी प्लस सीईएस, सीईओ, सीएफओ अगर कंपनी में है तब। मतलब अकेला चेयरमैन काफी था यार, वो नहीं कर पाए तो आप 5 लोग करोगे, 2 डायरेक्टर होंगे, एक सीएस, एक सीईओ, एक सीएफओ, 5 लोग होने चाहिए, 2 डायरेक्टर में से भी एक एमडी होना चाहिए। अच्छा ओपीसी में सिर्फ 1 डायरेक्टर करेगा तो चलेगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइनिंग की बात है। अब आते हैं बोर्ड रिपोर्ट के साइनिंग की बात। देखो जी बोर्ड रिपोर्ट की जहां तक साइनिंग की बात है, तो बोर्ड रिपोर्ट की साइनिंग भी चेयरमैन करता है। अगर चेयरमैन नहीं कर पाया तो 2 डायरेक्टर, 1 शैल बी एमडी। वहां पे ना सीएस, सीईओ, सीएफओ वाला प्रोविजन नहीं है बोर्ड रिपोर्ट में, और फाइनेंशियल की साइनिंग में बोर्ड रिपोर्ट में नहीं है, और वहां भी ओपीसी में एक ही डायरेक्टर साइन करेगा। ठीक है ना, चाहे बोर्ड रिपोर्ट हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो जी बोर्ड रिपोर्ट हर कंपनी को बनानी जरूरी है, और बोर्ड रिपोर्ट बनती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, हमेशा ध्यान रखना है स्टैंड अलोन के बेसिस पे। ठीक है। अब बोर्ड रिपोर्ट में आएगा क्या क्या, देखो जी मैं आपको ऐसी 10 बातें बताता हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो बोर्ड रिपोर्ट में आएंगी ही आएंगी। ठीक है। पहली बात, कंपनी का एनुअल रिटर्न कहां पोस्टेड है उसकी वेबसाइट का लिंक दो, कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स बताओ, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स बताओ। ठीक है। साथ में कंपनी की कितनी बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग हुई साल भर में वो बताओ। ठीक है। साथ में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दो। साथ में ऑडिटर ने जो फ्रॉड आपको बताया है 1 करोड़ से कम का, वो आप बोर्ड रिपोर्ट में बताओ। साथ में ऑडिटर के रिजर्वेशन या क्वालिफिकेशन पे कोई भी आपका एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन आप दे।
साथ में कोई भी ऐसा इवेंट जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है वो बताइए। साथ में कोई भी ऐसा मटेरियल ट्रांजैक्शन जो 31 मार्च के बाद हुआ है उसको आप बताइए। तो बोर्ड रिपोर्ट में सारी की सारी बातें आएंगी, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, दो कंपनी ऐसी हैं जिन्हें दो कंपनी ऐसी हैं जिन्हें एवरेज बोर्ड रिपोर्ट बनानी है। एवरेज मतलब समराइज, छोटी बोर्ड रिपोर्ट। कौन कौन सी? स्मॉल कंपनी और ओपीसी, ये बनाएंगी एवरेज बोर्ड रिपोर्ट। लेकिन इसके अलावा बाकी सारी कंपनी क्या बनाएंगी? मेन बोर्ड रिपोर्ट। तो बेटा एवरेज बोर्ड रिपोर्ट में क्या आएगा? एवरेज बोर्ड रिपोर्ट में यही 9 से 10 कंटेंट आएंगे जो मैंने आपको बताए, और मेन बोर्ड रिपोर्ट में ये 9-10 कंटेंट तो आएंगे ही आएंगे, और भी 50-60 कंटेंट आएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछ ले कि मेन बोर्ड रिपोर्ट लिखो तो आप 10 कंटेंट ही लिखो, तो आप 10 कंटेंट ही ध्यान रखो। चाहे मेन पूछे एवरेज, लिख कर वही आना, सिर्फ 10 कंटेंट। लेकिन एवरेज पूछे तो 10 आपको लिखने पड़ेंगे। एवरेज आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आखिरी बात ध्यान रखिए, बोर्ड रिपोर्ट में एक बात और बतानी है, एवरेज में नहीं, मेन बोर्ड रिपोर्ट में। ये सिर्फ एक पॉइंट ऐड होता है एक्स्ट्रा, कि दो कंपनीज ऐसी हैं, एक तो लिस्टेड कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी, टर्नओवर 25 करोड़ का। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, टर्नओवर 25 करोड़ का। इन्हें अपने बोर्ड, इनकी कमिटी और डायरेक्टर्स का इवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। जिससे इवैल्यूएशन करवाएंगे वो देगा स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इवैल्यूएशन। वो स्टेटमेंट मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट कार्ड बेसिकली। वो स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनेगा। तो बोर्ड रिपोर्ट में ये भी कंटेंट एक आएगा। अच्छा, जहां तक डीआरएस की बात है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में कुछ बातें हैं जो आपसे पूछ सकता है इंस्टीट्यूट अलग से, तो आप बता सकते हैं। भाई डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट डायरेक्टर क्या बताएगा? ये बताएगा ना कि एएस माने गए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है, एस्टिमेट्स रीजनेबल है, प्रॉपर केयर की गई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए, सेफगार्ड किया गया एसेट्स को, फ्रॉड को रोकने के लिए प्रॉपर केयर है, अकाउंट्स को बनाया गया गोइंग कंसर्न बेसिस पे, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंसिस्टेंट एडिक्वेट है लिस्टेड कंपनी के अंदर, प्रॉपर सिस्टम बनाया गया कंप्लायंस ऑफ लॉ के लिए। ये सारी बातें आप डीआरएस के अंदर बताएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपको बतानी है डीआरएस में, और 134 भी इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 135 मैंने आपसे कहा सीएसआर अलग से करेंगे, उसे यहाँ इंक्लूड नहीं करने वाले बच्चे अपन, ठीक है ना। अब आते हैं 136 के अंदर। 136 कहता है सर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ दो चीज़ें जुड़ी है। मैं कहता हूँ फैब 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। ये फैब 3 आपको सर्कुलेट करना है 21 दिन पहले। किसको करेंगे सर्कुलेट? मेंबर को, डिबेंचर ट्रस्टी को, पर्सन एंटाइटल का मतलब हो जाएगा डायरेक्टर या ऑडिटर। तो इन सबको आप सर्कुलेट करिए 21 दिन पहले। सर शॉर्टर गैप हो सकता है क्या? शॉर्टर गैप हो सकता है अगर मेजोरिटी इन मेंबर मानते हैं हैविंग 95% ऑफ कैपिटल। मेजोरिटी इन मेंबर हैविंग 95% ऑफ कैपिटल एग्री करते हैं तो शॉर्टर गैप चलेगा, अदरवाइज शॉर्टर गैप नहीं चलने वाला, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। जहां पे कैपिटल है ही नहीं वहां 95% वोटिंग पावर का ले लोगे आप, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, और सर ये नोटिस भेजेंगे कैसे? देखो जी, लिस्टेड कंपनी में और पब्लिक कंपनी नेटवर्थ 1 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़। एक तो लिस्टेड कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी, नेटवर्थ 1 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़। इन कंपनीज में शेयर डीमैट फॉर्म में है और ईमेल आईडी है कंपनी के पास आपकी, तो ई मोड में ही जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर डीमैट फॉर्म में नहीं भी है इन्हीं दो कंपनीज में, लेकिन आपसे मेंबर कहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही चाहिए अपने को, ठीक है। बाकी किसी और अगर आप बात करें तो बाकी किसी और जगह पे फिजिकल मोड चलेगा, ठीक है। जैसे कोई और कंपनी है, लिमिट कम है, अनलिस्टेड है, तो वहां पे फिजिकल मोड भेजेंगे। फिजिकल मोड एज पर सेक्शन 20, सेक्शन 20 में आपने पढ़ा हुआ है हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ये सब। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना फैब 3, ये फैब 3 का इंस्पेक्शन मेंबर कर सकता है बिजनेस आवर्स में कभी भी, उसके पास राइट है, उसे आप करने देंगे। साथ में लिस्टेड कंपनी के ऊपर एक जिम्मेदारी और डाली गई है कि लिस्टेड कंपनी को अपनी वेबसाइट में अपनी सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स भी पोस्ट करने हैं, सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स भी पोस्ट करने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ऑडिटेड फाइनेंशियल पोस्ट करेंगे सब्सिडरी के, चाहे सब्सिडरी इंडियन हो या फॉरेन, ऑडिटेड फाइनेंशियल पोस्ट करेंगे, ठीक है। दो बातों का ध्यान रखिए, अगर ऑडिट जरूरी नहीं है किसी फॉरेन सब्सिडरी की कंट्री में और ऑडिट नहीं करवाई उसने, उस फॉरेन सब्सिडरी ने ऑडिट करवाई नहीं, जरूरी भी नहीं है, तो उसके अनऑडिटेड अकाउंट्स पोस्ट करिए। दूसरी बात, अगर फॉरेन में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं
तो वहाँ पे भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स जो बने हैं फॉरेन में वो भी आप पोस्ट करिए अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिए, ये तो हो गया आपका पेनाल्टी है वहाँ पे कंपनी के लिए 25 और ऑफिसर के लिए 5,000 रुपये। बाकी तो हो गया 136 कंप्लीट है भाई। अब आते हैं लास्ट सेक्शन 137, अच्छा 138 भी है इसके बाद। तो 137 कहता है जी ये फैब 3 ना, ये फैब 3 आप फाइल करेंगे एजीएम के 30 दिन के अंदर, AOC 4 में फाइल करना पड़ेगा। एजीएम हो तो फाइल करो और एजीएम ना हो तो लास्ट डे ऑफ एजीएम से फाइल करो, फाइल तो करना ही पड़ेगा। अगर एजीएम हुई तो बढ़िया बात है, एजीएम नहीं हुई तब भी फाइल करो, साथ में रीज़न लगाओ कि एजीएम क्यों नहीं हुई, ये भी आप बताओ। इवन एजीएम हुई लेकिन एडजर्न हो गई तो जो ओरिजिनल मीटिंग है ना वहाँ से 30 दिन के अंदर फाइल करो। तो वो भले ही फाइनेंशियल अनअडॉप्टेड होंगे लेकिन फाइलिंग तो करनी पड़ेगी। वो फाइलिंग प्रोविजनल कहलाएगी फॉर अ टाइम बीइंग। एक बार जब वो एडजर्न एजीएम में अप्रूव हो जाएंगे तो फाइनल फाइलिंग कर देना आप आरओसी के पास, लेकिन अभी एडजर्न फाइलिंग तो आपको प्रोविजनल फाइलिंग तो करनी पड़ेगी, मतलब ओरिजिनल मीटिंग से 30 दिन के अंदर फाइलिंग करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए, ठीक है ना, उस केस में। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे XBRL फाइलिंग करनी पड़ेगी। एक तो लिस्टेड कंपनी और दूसरी आपकी उसकी इंडियन सब्सिडरी, लिस्टेड कंपनी की इंडियन सब्सिडरी, साथ में कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए, कंपनी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए। तो ये 4 कंपनी हो गई, लिस्टेड, इंडियन सब्सिडरी, कंपनी पेड अप कैपिटल 5 करोड़, कंपनी टर्नओवर 100 करोड़। इसमें 4 कंपनी को XBRL नहीं मानना, ना इंश्योरेंस को, ना बैंकिंग को, ना पार को, ना NBFC को, ठीक है ना। साथ में देखिए OPC में एजीएम तो होती नहीं, तो OPC में मेंबर से अप्रूव करेगा, अडॉप्ट करेगा और 180 दिन के अंदर फाइलिंग कर देगा साल खत्म होने के, ठीक है ना। साथ में एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखें, जो फॉरेन सब्सिडरी है आपकी जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है उसके अकाउंट्स भी आपको फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो आ जाएगा आपका वहाँ पे। तो ये हो गया आपका 137 कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब बात कर लेते हैं इंटरनल ऑडिट की। देखें, इंटरनल ऑडिट की जहाँ तक बात है, सेक्शन 138 लगता है, कहता है जी 3 तरह की कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। एक तो लिस्टेड कंपनी हो जाएगी, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी DPLT 25-50-100-200, DPLT 25-50-100-200 मतलब डिपॉजिट 25 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, लोन बोरोइंग आपके 100 करोड़, टर्नओवर आपका 200 करोड़। लोन और डिपॉजिट पे ध्यान रखना, एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो 25 करोड़ या 100 करोड़ हो जाते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम में तो इंटरनल ऑडिट का सेक्शन लग जाएगा। तो जो भी आप फिगर्स देखोगे 25, 50, 100, 200 ये प्रीवियस या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको देखने हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं जी तीसरी कंपनी की, वो है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, L 100 करोड़, लोन 100 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़, ठीक है ना। इंटरनल ऑडिटर बन सकता है या तो कोई CA या CMA या अदर प्रोफेशनल डिसाइडेड बाय बोर्ड, ठीक है ना। CA प्रैक्टिसिंग हो या नहीं तब भी चलेगा। इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय भी हो सकता है या बाहर वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाइड नहीं है, एम्प्लॉय भी IA बन सकता है, ठीक है। ये तो हो गया जी 138। अब आते हैं जी NFRA के सेक्शन में, ठीक है ना। देखिए NFRA के सेक्शन में आप मेजर 4-5 बातें ध्यान रखें। सबसे पहली बात, NFRA का कॉन्स्टिट्यूशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेक्शन 132 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा है NFRA के ड्यूटीज़ क्या है सर, तो NFRA के ड्यूटीज़ हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि AS और SA कैसे बनेंगे, AS और SA कैसे बनेंगे टू रिकमेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात, मॉनिटर एंड इन्फोर्स द कंप्लायंस ऑफ AS एंड SA। आपने AS और SA कैसे बनेंगे वो तो बता दिया फर्स्ट ड्यूटी के अंदर। दूसरी बात, इसे कंप्लाई भी करें और इसका कंप्लायंस भी हो, उसे मॉनिटर करना भी आपका काम है NFRA का। तीसरा काम है क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करेंगे सर, NFRA विल चेक द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो सर क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करेंगे बेसिकली कौन सी कंपनीज की क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करेंगे? सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी की, चाहे वो कंपनी इंडिया में लिस्टेड हो या इंडिया से बाहर, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक होगी। दूसरी बात, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट 50 करोड़। पेड अप कैपिटल 500, टर्नओवर 1000, डिवेंचर डिपॉजिट आपके लोन 50 करोड़। तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी होगी, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, NFRA के पास अधिकार है। तीसरी बात, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों ही कंपनी की क्वालिटी ऑफ सर्विस वहाँ पे ऑडिट क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है। चौथी बात, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट
जो तीनों कंपनी में ऊपर नहीं दिया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस बारे में आपको रेकमेंड करती है, नोटिफाई करती है, तो NFRA वहाँ पर भी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो प्रोफेशनल्स ने दी है वो चेक कर सकता है। पांचवी बात, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो या तो एसोसिएट है या सब्सिडरी है इंडियन कंपनी की, लेकिन वो एसोसिएट सब्सिडरी फॉरेन में सिचुएटेड है, आप कह सकते हैं फॉरेन सब्सिडरी या फॉरेन एसोसिएट। तो फॉरेन एसोसिएट या फॉरेन सब्सिडरी जो मटेरियल नेचर की होगी, मटेरियल का मतलब है बेसिकली जहां से आपके टोटल इनकम का या टोटल नेटवर्थ का 20% से ऊपर आता है, कंसोलिडेटेड नेटवर्थ, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 20% से ऊपर से जहां से आता है, तो मैं उसे बोलता हूं मटेरियल। शॉर्ट में बोले तो फॉरेन मटेरियल सब्सिडरी एसोसिएट। इंडिया से बाहर फॉरेन मटेरियल 20% से ऊपर नेटवर्थ या रेवेन्यू एसोसिएट या सब्सिडरी, उसकी भी ऑडिट क्वालिटी चेक कर सकता है। एक बात जरूर ध्यान रखें, जहां भी ऑडिट क्वालिटी की बात है, हमने बेसिकली 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। लिस्टेड का पॉइंट पढ़ा है, अनलिस्टेड पब्लिक का पॉइंट पढ़ा है, बैंकिंग इंश्योरेंस का पॉइंट पढ़ा है, बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो वाला पॉइंट पढ़ा है, 5वां पॉइंट है फॉरेन सब्सिडरी एसोसिएट। देखो, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जो लिमिट है 500 की, 50 की और 1000 की, वो अगर एक बार अचीव कर लेती है तो NFRA के पास ऑडिट क्वालिटी चेक करने का अधिकार है। अगर वो लगातार 3 साल तक वो चीज़ें लिमिट से कम है तो फिर आपके ऊपर से सेक्शन हटेगा। मतलब वंस एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर्स। एक बार आप ये लिमिट अचीव कर लेते हैं तो ऑडिट क्वालिटी अगले 3 साल तक NFRA चेक कर सकता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं ज़रा NFRA की कंपोजिशन की। देखो जी, NFRA के अंदर चेयरपर्सन होंगे और एक्सपर्ट होंगे अकाउंट्स के, ऑडिट के, फाइनेंस और लॉ के। ठीक है ना, चारों के एक्सपर्ट्स होंगे। इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये एक्सपर्ट्स जो होंगे ये फुल टाइम मेंबर भी होंगे, पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे। मैक्सिमम होंगे 15, जो मैक्सिमम होंगे वो होंगे 15। ठीक है ना, मेंबर्स। ठीक है, तो फुल टाइम भी होंगे, पार्ट टाइम भी होंगे। साथ में एक बात ध्यान रखिए, जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं जो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देंगे कि उनका NFRA में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और वो इंडिपेंडेंट है अपॉइंटमेंट के लिए। साथ में तो चेयरपर्सन होंगे और फुल टाइम मेंबर होंगे, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम। वो जब तक वो NFRA में हैं तब तक, और NFRA को छोड़ने के अगले 2 साल तक किसी भी ऑडिट फर्म में या कंसल्टेंसी फर्म में ज्वाइन नहीं कर सकते। जब तक NFRA में है तब तक, और NFRA छोड़ने के अगले 2 साल तक। ये चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ में NFRA के पास राइट टू इन्वेस्टिगेट, ध्यान रखिए, NFRA इन्वेस्टिगेशन कर सकता है CA का, जो मेंबर ऑफ ICAI है, या आप कह सकते हैं उसकी फर्म का, उसके काम का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या तो सुओ मोटू करेगा या किसी के एप्लीकेशन पे कर सकता है। ध्यान रखिए, जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके पास वो सारे अधिकार होंगे जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं। जैसे कि NFRA बुक्स का प्रेजेंटेशन मांग सकता है, NFRA आपको समन इशू कर सकता है, NFRA आपको एग्जामिन कर सकता है ओथ में, NFRA इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स का, NFRA एग्जामिनेशन कर सकता है विटनेस का। ये सारे अधिकार सिविल कोर्ट के पास होते हैं, NFRA के पास भी होंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रूव हो गया, तो बेटा पेनाल्टी लगेगी। पहली बात, पेनाल्टी कितनी लगेगी? अगर इंडिविजुअल की बात करें तो 1 लाख रुपए और फीस का 5 गुना तक मैक्सिमम। अगर फर्म की बात करें तो 5 लाख रुपए, फीस का 10 गुना मैक्सिमम। पेनाल्टी तो लगनी है। साथ में आपको प्रैक्टिस करने से NFRA रोक सकता है। कब तक रोकेगा सर? 6 महीने से 10 साल के बीच में कहीं भी रोक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप NFRA से डिस्क्वालीफाइड, अगर आप NFRA से एग्रीव्ड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं NCLAT में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। ध्यान रखिए, आपके पास अधिकार है। ठीक है। आखिरी बात NFRA के अंदर कि NFRA अपने अकाउंट्स बनाएगा, उस फॉर्मेट के अंदर जो CG बताएगी इन कंसल्टेशन में CNDG, जो CG बताएगी इन कंसल्टेशन में CNDG अपने अकाउंट्स बना के CNDG को देगा। CNDG उसकी ऑडिट करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा भारत सरकार को, और भारत सरकार जो अकाउंट्स है और जो ऑडिट रिपोर्ट है उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी और पार्लियामेंट के दोनों हाउस में उसका अप्रूवल मिलेगा। साथ में एक एनुअल रिपोर्ट NFRA और बनाएगा जिसमें नॉन फाइनेंशियल बातें भी होंगी। एनुअल रिपोर्ट बना के सरकार को देगा और सरकार उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देगी। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका NFRA कंप्लीट हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज कंप्लीट एक्सेप्ट CSR का अलग रैपिड रिवीजन होगा, उसमें आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।